This week we're looking at your health. AI is listening to your breath. An electric headset is treating depression. And the robots are in theatre. क्या आपको पता है बढ़ता हुआ एआई का यूज आज हमारे हेल्थ केयर तक पहुंच गया है। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, एआई का यूज उसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बना देता है। हालांकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, एआई के आने से हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं, लेकिन कुछ कंसर्न भी हैं। ये टॉपिक हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आप एक ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि 19 नवंबर, जी हाँ, यही 19 नवंबर है जिस दिन सभी का दिल टूटा था। तो 19 नवंबर 2025 को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, एक लीगल सेफ गार्ड, मतलब कि जितने भी हमारे कंट्री हैं जो एआई का यूज कर रहे हैं हेल्थ केयर के अंदर, उनको बोला गया कि आप इन एआई को कृपया करके लीगली सेफ गार्ड रखें, मतलब कि इनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, इस चीज का कृपया ध्यान रखें। तो इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यूएन ने इसके ऊपर बात करी है, और ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हेल्थ केयर के अंदर इसका रोल बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट भी हो रही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये किस तरीके से हमारे सेक्टर के अंदर आ रहा है, क्या इसके चैलेंजेस हैं और क्या इसके बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के रूप में क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, जिसने कि पूरे सेक्टर को कवर कर लिया है। पूरे सेक्टर के अंदर हेल्थ केयर भी आता है, यानी कि हेल्थ केयर भी अब हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचा हुआ नहीं है। एआई रेफर करता है एक ऐसे मशीन को जिसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। ये ह्यूमन की तरह सोच सकता है, सीख सकता है, टास्क को परफॉर्म कर सकता है, और वो भी ऑटोनोमसली। इन हेल्थ केयर आपको पता लगेगा कि इस एआई ने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हेल्थ केयर को पूरा का पूरा रिवोल्यूशनराइज कर दिया है। यहाँ पर पेशेंट के केयर से लेकर के डायग्नोसिस तक, ट्रीटमेंट से लेकर के रिसर्च तक और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक आज एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि पोटेंशियल रोल जो है वो प्ले कर रही है। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े डेटा, मशीन लर्निंग और एडवांस एल्गोरिदम जब एआई के साथ मिलते हैं तो हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम को और भी अच्छा बना देते हैं। हमारे हेल्थ केयर के सिस्टम को और भी अच्छा करते हुए एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं, और इस हेल्थ केयर को सभी के लिए एक्सेसिबल भी बना देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब एआई का हम यूज करते हैं तो कुछ हमारे चैलेंजेस भी हमें नजर आते हैं, लाइक एथिकल चैलेंजेस एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। यानी कि जब भी आप इंट्रो लिखेंगे तो आप इंट्रो के अंदर ये मेंशन कर सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इमर्जिंग फोर्स है जो कि अब हमारे हेल्थ केयर के अंदर भी आ चुका है। एआई रिफर करता है एक ऐसे सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो कि है तो मशीन ही, लेकिन वो इंसानों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह सीख सकता है, इंसानों की तरह टास्क को भी परफॉर्म कर सकता है। भारत के हेल्थ केयर के अंदर एआई ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। उसने पेशेंट केयर से लेकर के डायग्नोसिस तक, ट्रीटमेंट से लेकर के रिसर्च तक और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। आप देखोगे तो बिग डेटा, मशीन लर्निंग जैसे एडवांस एल्गोरिदम जब एआई के साथ मिलते हैं तो हमारे हेल्थ केयर का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद हमें एथिकल और रेगुलेटरी चैलेंजेस का कंसर्न जो है वो देखने को मिलता है। यह था हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिख सकते थे जब आप हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर की। तो सबसे पहला जो रोल है एआई का हेल्थ केयर में वो होता है मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग का। मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग में आपका एआई कैसे यूज होता है, आइए समझते हैं।
यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो हमारे एआई पावर्ड सिस्टम है ना, वो एनालाइज कर सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स को, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया या फिर एमआरआई हो गया, और वो भी रिमार्केबल प्रिसीजन के साथ, मतलब काफी अच्छे ढंग से और तरीके से जो हमारे एआई हैं वो इस मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इनकी जो एल्गोरिदम है, ये जो एआई है, इनका जो एल्गोरिदम है वो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस के साथ ट्रेन किया गया है ताकि वो डिटेक्ट कर पाए ट्यूमर्स को, फ्रैक्चर्स को और लेशंस को। और साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखा गया है कि ये जो डिटेक्शन है वो काफी तेजी से हो और ये काफी एक्यूरेटली हो। कई बार तो ये जो एआई टूल्स हैं वो ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट से भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपके एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई को एनालाइज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये हमारे एआई टूल्स हैं ये रेडियोलॉजी के अंदर हेल्प करते हैं अर्ली डिटेक्शन में। ये पहले से ही आपके रिपोर्ट को, आपके इमेजेस को देख के बता सकते हैं कि किन्हें कैंसर होने वाला है, कौन कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का शिकार हो सकता है, कैसे हम इन्हें अच्छा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी डायग्नोस्टिक एरर हो सकते हैं किसी ह्यूमन से, उस एरर को भी ये क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और टाइमली इंटरवेंशन को भी ये इंप्रूव करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि ये जो हमारा मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग है, इसके अंदर जो एआई पावर्ड सिस्टम है ये क्या करते हैं, ये हमारे मेडिकल इमेजेस जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। इनके एल्गोरिदम को ऐसे हजारों इमेजेस के साथ ट्रेन किया गया है जिसकी मदद से ये ट्यूमर्स, फ्रैक्चर्स एंड लेशंस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इनका डिटेक्शन काफी तेज होता है और कई बार एक ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट से भी ज्यादा एक्यूरेटली ये इस चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे एआई टूल होते हैं वो रेडियोलॉजी को हेल्प करते हैं अर्ली डिटेक्शन के अंदर, ताकि वो कैंसर या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जैसे चीजों को पहले ही पहचान ले। ये रिड्यूस करते हैं डायग्नोस्टिक एरर को और इनेबल करते हैं टाइमली इंटरवेंशन को। नेक्स्ट हमारा जो रोल है एआई का हेल्थ केयर के अंदर वो होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड रिस्क असेसमेंट। इसमें क्या पता लगता है, इसमें पता लगता है कि जो हमारी एआई है वो पेशेंट के डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकती है और प्रिडिक्ट कर सकती है कि उन्हें कौन सा डिसीज का रिस्क है, कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, या फिर जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका आउटकम क्या होगा। अगर हम देखें तो उनके जो मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको इवेलुएट करके, उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करके, लाइफस्टाइल डाटा को इवेलुएट करके एआई सिस्टम डॉक्टर को असिस्ट कर सकता है कि वो उस पेशेंट के लिए क्या प्रिवेंटिव केयर जो है वो लेकर के आ सकते हैं। इसके साथ साथ वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लानिंग भी दे सकता है उस पर्सन के लिए जिसका डाटा उसके अंदर फीड किया गया है। फॉर इंस्टांस, अगर आप देखोगे तो प्रेडिक्टिव मॉडल जो है ना ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि किसी पर्सन को डायबिटीज होगा, कि हार्ट अटैक आएगा या फिर स्पेसिस होगा, जिसकी वजह से जो हायर रिस्क पॉपुलेशन है उनको हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एआई का जो रोल है अब भी समझ में आया होगा कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के अंदर या फिर रिस्क असेसमेंट के अंदर भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। जो ये हमारे एआई है ना, इस एआई का यूज आप देखोगे तो एआई ने एक्सेलरेट करा हुआ है। मतलब इस एआई के यूज से क्या हुआ है कि जो हमारा ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो गया है। यहाँ पर हम बहुत बड़े डाटा सेट्स को अच्छे तरीके से जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं, जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ जो हमारे बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं, क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट हैं, इनको भी हम एक्सेलरेटेड वे में कंप्लीट कर सकते हैं। अब जब ये कंप्लीट हम अच्छे तरीके से जल्दी से करेंगे तो इससे हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा और हमारी जो न्यू मेडिसिन है वो जल्दी से डिस्कवर हो जाएगी। एआई ने क्या किया है, इंस्ट्रूमेंटल आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रीटमेंट। आप देखोगे वैक्सीन के अंदर जब हमारी कोविड-19 का टाइम था तो उस समय पर एआई ने क्या किया कि एक जो वैक्सीन होती है उसके पोटेंशियल ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और पेंडेमिक के अंदर इसने इस ड्रग डिस्कवरी या फिर डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को अच्छे रूप में रिप्रेजेंट भी किया कि एआई कैसे इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकती है। फिर हमारे पास आता है रोबोटिक्स एंड सर्जरी। देखो रोबोटिक्स एंड सर्जरी के अंदर आपको पता लगेगा कि जो एआई पावर्ड रोबोट होते हैं ना वो सर्जन को असिस्ट करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को इजीली क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। वो उनके प्रिसीजन को इन्हेंस करती हैं और जो ह्यूमन एरर हो सकते हैं उसको वो रिड्यूस भी करती हैं। रोबोटिक सर्जरी जो है ना ये गाइडेड करी जाती है बाय द एआई एल्गोरिथम, जो कि अलाउ करती हैं मिनिमली इनविजिबल ऑपरेशन विद द स्मॉलर इंसिजन, जिसके अंदर जो पेशेंट है वो फास्टर
रिकवरी कर जाता है और जो भी उसके पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको भी ये रिड्यूस कर देती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये रोबोटिक्स एंड सर्जरी है ना, इसके वजह से जो एआई पावर टूल्स हैं, जो रोबोट्स हैं, वो क्या करते हैं, सर्जन की हेल्प करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को ईजिली परफॉर्म कर पाए। और जो हमारा बोल सकते हो पेशेंट है जिसका ऑपरेशंस वगैरह हो रहा है, वो क्या हो जल्दी से रिकवरी कर जाए, और रिकवरी के बाद मतलब कि जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हम अच्छे तरीके से रिड्यूस कर पाए। तो इस तरीके की भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर एआई का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीमेडिसिन। यहाँ पर क्या पता लगेगा कि जो ये हमारे एआई टूल है ना, ये एआई टूल क्या करते हैं, जैसे एआई चैटबॉट्स हो गए, ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं। कोई दूर दराज में पर्सन जो बैठा होता है, जो रिमोट एरिया में होता है, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पाती, वहाँ पर ये लोगों को क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को मेडिकल एडवाइस दे सकता है, उनकी अपॉइंटमेंट को शेड्यूल कर सकता है, सिम्टम्स को चेक कर सकता है, मेडिकेशन के रिमाइंडर को ये दे सकता है। यानी कि अगर कोई पर्सन है वो इस एआई चैटबॉट का इस्तेमाल करता है तो इसके वजह से क्या होगा कि उस पर्सन को जो बेसिकली हेल्प होगी वो ये चैटबॉट प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू मेडिकल एडवाइस या फिर अपॉइंटमेंट या फिर उसके सिम्टम को चेक करना या फिर उसको ये याद दिलाना कि आपको जो दवाई है वो कितने बजे खानी है। यहाँ पर आप देखोगे तो जो कपल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है ना, मतलब बहुत सारे जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उनके एआई ने क्या किया है कि जो हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी है इसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। यानी कि आजकल पर्टिकुलरली रिमोट एरिया के अंदर जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मौजूद है, वहाँ पर भी इन एआई चैटबॉट्स की मदद से हेल्थ केयर को अच्छा किया गया है। Now we will move on to the sixth, that is the hospital management and workflow optimization। यहाँ पर क्या पता लगेगा कि जो ये हमारा एआई टूल है ना, ये हॉस्पिटल्स के ऑपरेशंस के अंदर, मतलब हॉस्पिटल में जो दिनचर्या के काम होते हैं, लाइक पेशेंट की शेड्यूलिंग करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, स्टाफ का एलोकेशन करना और बिलिंग करना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा योगदान इसका जो है वो देखने को मिलता है। ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को रिड्यूस करता है, कॉस्ट जो होती है उनको कम करता है और ओवरऑल इफिशियंसी को बढ़ा करके हेल्थ केयर डिलीवरी को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे कुछ रोल हैं जहां पर एआई का इस्तेमाल जो है वो हेल्थ केयर में करा जा सकता है। पहला कि मेडिकल डायग्नोसिस एंड इमेजिंग के अंदर जहां पर वो सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह को अच्छे से एनालाइज करके रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा। फिर आता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड रिस्क असेसमेंट, जहां पर हमें यह पता लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही एआई का यूज करके रिपोर्ट देख करके, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देख करके, लाइफस्टाइल देख करके ये बता सकते हैं कि पर्सन को कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है एंड उसको हम पहले से ही रोक सकते हैं। फिर आता है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी दवाइयों की डिस्कवरी है, नई नई डेवलपमेंट है, उसमें हम एआई का अगर यूज़ करें तो हम जल्दी से जल्दी नई तरीके की दवाइयाँ ईजाद कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। फिर आती है रोबोटिक्स एंड सर्जरी, यानी कि जो हमारे सर्जन होते हैं उनको जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उनके अंदर ये जो रोबोटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। फिर आती है वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंस, यानी कि जो ये हमारे एआई चैटबॉट है, ये लोगों को मेडिकल एडवाइस, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, सिम्टम चेक या फिर मेडिसिन रिमाइंडर दे सकते हैं, जिससे कि दूर दराज यानी कि रिमोट एरिया, रूरल एरिया के अंदर रह रहे लोगों को जहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है वहाँ पर भी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो जाए। फिर आती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल के जो दिनचर्या के काम होते हैं, लाइक पेशेंट की शेड्यूलिंग करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, स्टाफ का एलोकेशन करना, बिलिंग करना या फिर और भी चीज़ें करना, वो सारे काम एआई करके उनके बर्डन को कम कर सकती है, पैसे कम कर सकती है और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा करके हेल्थ केयर के डिलीवरी को अच्छा कर सकती है। तो ये हमारा रोल जो है वो है एआई का हेल्थ केयर के अंदर। इसके बाद से हम आते हैं बेनिफिट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। अब देखो हेल्थ केयर का बेनिफिट क्या है, एआई का बेनिफिट क्या है अगर हम हेल्थ केयर में इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है इनहेंस द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, यानी कि अगर हम क्या करें, एआई का इस्तेमाल करें तो एआई के इस्तेमाल से होगा क्या कि जो हमारा हेल्थ केयर है उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखो जो एआई एल्गोरिदम है ना, ये प्रोसेस करता है वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को काफ़ी जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा होगा ना तो उस डेटा को भी क्या करेगा, जो ये एआई है वो काफ़ी जल्दी से प्रोसेस कर सकता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी जल्दी और एक्यूरेटली जब प्रोसेस करेगा तो जो डायग्नोसिस एरर है वो रिड्यूस हो जाएंगे और टाइमली इंटरवेंशन जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे कि मेडिकल फैसिलिटी यानी कि हेल्थ केयर के अंदर एक्यूरेसी बढ़ेगी और इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी।
फिर हमारे पास आता है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, यानी कि एआई क्या कर सकता है, प्रिसीजन मेडिसिन क्या कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है किसी के ट्रीटमेंट प्लान को देख करके। वो ये चीज़ देख सकता है कि किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक्स कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्थ डेटा कैसा है, तो उस हिसाब पर वो क्या कर सकता है, उसके लिए एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकता है। तो ये हमारा एक बेनिफिट हो सकता है। फिर हमारे पास आता है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में क्या पता लगेगा कि यहाँ पर जो काम होगा वो रूटीन टास्क जितने भी होंगे वो ऑटोमेशन के थ्रू होंगे। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होगा इक्विपमेंट का, वो भी कैसा होगा, ऑटोमेशन के थ्रू होंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो अच्छा हो जाएगा, ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो भी बेटर हो जाएगी। यानी कि अगर एआई आएगी तो इसके वजह से जो कॉस्ट है ना वो आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाने वाली है। फिर हम पढ़ते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। देखो इसमें क्या अभी हमने ऊपर एआई चैटबॉट पढ़ा था, तो उसी तरीके के चैटबॉट बना करके, टेलीमेडिसिन ला करके, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट को एक्सपेंड करके हम क्वालिटी केयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और स्पेशली रूरल एंड रिमोट रीजन की बात करें तो वहाँ पर भी हेल्थ केयर को हम पहुँचा सकते हैं। तो ये हेल्थ केयर सभी के लिए एक्सेसिबल और इक्विटी वाला बन जाएगा अगर हम क्या करते हैं, एआई को इम्प्लीमेंट करते हैं हेल्थ केयर के अंदर। फिर हमारे पास क्या आता है, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये जो हमारा एआई है ना, ये क्या करेगा कि जो एक्सेलरेट है वो कर देगा मेडिकल रिसर्च के अंदर, ड्रग के डिस्कवरी के अंदर, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, जिसकी वजह से इनोवेशन जो है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी नई थेरेपीज़ हैं उनको भी हम डेवलप कर पाएंगे। यानी कि अगर हम एआई का यूज़ करते हैं हेल्थ केयर के अंदर तो हमें ये पता लगेगा कि एआई जब यूज़ होगी हेल्थ केयर में तो इससे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एल्गोरिथम क्या कर सकता है, बहुत बड़े डेटा को, बहुत ज़्यादा डेटा को जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। फिर आती है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, यानी कि एआई क्या कर सकती है, जेनेटिक चीज़ों को देख करके, लाइफस्टाइल को देख करके, हेल्थ डेटा को देख करके वो किसी पर्सन के लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकती है। फिर आती है कॉस्ट रिडक्शन। तो जो हमारे रूटीन टास्क हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, इक्विपमेंट है, इनको इंप्रूव करके, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करके ऑपरेशनल कॉस्ट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अच्छा किया जा सकता है और कॉस्ट को रिडक्ट किया जा सकता है। फिर आती है एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी। तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी टेलीमेडिसिन है या फिर वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंस है, इसको एक्सपेंड करके क्वालिटी केयर हम एक्सेस कर पाएंगे, स्पेशली इन अ रूरल एंड रिमोट एरिया। फिर आता है रिसर्च एंड इनोवेशन। तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा एआई है ये मेडिकल रिसर्च को एक्सेलरेट करेगा, ड्रग की डिस्कवरी को एक्सेलरेट करेगा, क्रिटिकल ट्रायल्स को एक्सेलरेट करेगा, जिसकी वजह से इनोवेशन हमारा बढ़ेगा और डेवलपमेंट न्यू थेरेपी का वो भी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं अगर एआई को हम लेकर के आते हैं हेल्थ केयर के अंदर। सबसे पहले तो डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि जो हमारी एआई है ना, एआई को रिक्वायर होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा डेटा को, सेंसिटिव हेल्थ डेटा को क्या करे, एक्सेस करे और उसको वो क्या करे, कहीं ना कहीं यूज करे अपने ट्रेनिंग के लिए। तो एआई सिस्टम को रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो वास्ट अमाउंट ऑफ सेंसिटिव हेल्थ डेटा को क्या करें, यूज करें, ताकि हम उन्हें उस डेटा के थ्रू ट्रेन कर सकें। लेकिन ये जो डेटा उनको हम देते हैं ये कंसर्न भी खड़ा करता है कि क्या ये डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये डेटा ब्रीच तो नहीं हो जाएगा या फिर इसका कोई अनऑथराइज यूज तो नहीं होगा। यानी कि किसी पर्सन का अगर आप डेटा देते हो, क्योंकि एआई है, एआई को आपको ट्रेन करना पड़ेगा और ट्रेन करने के लिए आपको उसको अलग अलग लोगों का डेटा जो है वो देना पड़ेगा। तो जब आप ये डेटा देते हो तो उस टाइम पर एक कंसर्न होता है कि क्या ये जो हम डेटा दे रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि इस डेटा को वापस से रिलीज कर दिया जाएगा कहीं या फिर लीक हो जाएगा। डेटा का ब्रीच होने का डर होता है और इसका कोई अनऑथराइज वे में यूज ना हो जाए, इसका भी हमें एक डर देखने को, एक चैलेंज देखने को मिलता है। फिर हमारे पास आता है एल्गोरिथमिक बायस। अब देखो एल्गोरिथमिक बायस का मतलब क्या है, देखो ये जितने भी डेटा आप यूज़ करते हो रोबोट को या फिर बोल सकते हो एआई को ट्रेन करने में, ये किसी छोटे हॉस्पिटल से तो लिया नहीं जाता, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल से लिया जाता है। बड़े हॉस्पिटल्स में आप सभी को पता है कि बिल काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, तो वहाँ पर हमारे जैसे आम आदमी, माइनॉरिटी या फिर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन जो है वो नहीं जा पाते। सिंपल सी बात है। तो जब वो नहीं जा पाते तो उनका डेटा नहीं हो पाता। तो ये जो डेटा होता है ये बड़े और अमीर लोगों का होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो एआई है कई बार अपना डिसीजन बायस्ड होकर के देती है। यानी कि एआई मॉडल को जब ट्रेन किया जाता है तो ये बायस्ड या फिर इनकम्प्लीट डेटा सेट के साथ किया जाता है, जिसकी वजह से इनएक्यूरेट या इनइक्विटेबल रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी या फिर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के साथ।
फिर हमारे पास आता है रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसर्न। रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसर्न का मतलब क्या है कि ये जो एआई ड्रिवन हेल्थ केयर है ना, ये क्वेश्चन खड़ा करता है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और कंसेंट के ऊपर, कि यानी कि आप ये जो डेटा यूज़ कर रहे हो, क्या इसके आपके पास कंसेंट है, क्या आप इसके लिए अकाउंटेबल हो, जो कि एथिकल वे में अगर आप देखोगे तो ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो खतरा चैलेंज पजेस करता है पेशेंट के डाटा के ऊपर। हालांकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और इस चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर आपको पता लगता है हाई कॉस्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो एआई है उसके यूज से जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि जब आप एआई को डेवलप करते हैं तो 1-2 रुपए में तो डेवलप हो नहीं जाएगी। आप उसको जब डेवलपमेंट करेंगे, जब एआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको मेंटेनेंस करेंगे, तो इसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, नीड पड़ती है। और साथ में जब आपने एआई बना भी लिया तो उसको हैंडल करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो कि उस स्किल के अंदर, उस स्पेशलाइज्ड स्किल के अंदर एक्सपर्टीज रखता हो। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास क्या इतने पैसे हैं, क्या जो हमारे छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं या जो हमारे स्मॉलर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं, उनके पास इतने पैसे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को वो कर पाएंगे, ये जो एआई टूल्स हैं वो खरीद पाएंगे? तो बोलोगे नहीं सर। यानी कि आप देखोगे तो जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बैरियर खड़ा हो जाता है कि वे इस एआई का यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारे लिए और चैलेंजेस होता है। फिर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास आता है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन। अब हम सभी को पता है कि जो ह्यूमन है ना और एआई है, इनका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही रहता है। अब जो एआई है वो हमारे डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर सकता है, नो डाउट, लेकिन क्या ये ह्यूमन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है? जब हम बात करते हैं जजमेंट की तो बोलोगे नहीं कर सकता। डॉक्टर्स को क्या है कि यहाँ पर हमेशा इंटरप्रिटेट करना चाहिए ताकि जो एआई रिकमेंडेशन देता है वो सही है या नहीं है, इंश्योर करे पेशेंट के केयर को, ताकि डॉक्टर भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखे, क्योंकि हम पूरा का पूरा चीज़ एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो ये एक हमारा चैलेंज है। तो ये हमारे चैलेंजेस एंड रिस्क है। वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लेना। पहला है कि डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो ट्रेन करने के लिए एआई को डेटा दिया गया है, क्या वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, उसका ब्रीच तो नहीं हो जाएगा? ये हमारा पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है कि एल्गोरिथमिक बायसनेस, मतलब कि ये जो हम एआई मॉडल यूज करते हैं उनको ट्रेन करने के लिए हम जो डेटा सेट यूज करते हैं वो इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से रिजल्ट हमारे इनकम्प्लीट आते हैं। फिर आता है रेगुलेटरी एंड एथिकल कंसर्न, यानी कि पेशेंट का कंसर्न, इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी का कंसर्न हमें देखने को मिलता है। फिर आता है कि हाई कॉस्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी कि एआई को इंट्रोड्यूस करना, लेकर के आना काफ़ी एक्सपेंसिव है। साथ में ये एक्सपर्टीज भी डिमांड करता है, जो कि छोटे क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल्स के पास ना तो पैसे हैं ना ये एक्सपर्टीज है, तो वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर आता है कि ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन, जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि जो ह्यूमन और एआई है इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट ये दिखाता है कि ह्यूमन जो है वो कंप्लीटली रिप्लेसेबल नहीं है एआई से, तो इसलिए डॉक्टर को हमेशा नीड पड़ेगी ताकि वो पेशेंट की केयर को अच्छे से देख पाए। अब आता है कि भारत में जो ये एआई है ना वो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कैसे है और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो देखो, एआई इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, तो आपको सबसे पहले पता लगेगा रिमोट एंड रूरल हेल्थ केयर। यानी कि आप देखोगे कि जो एआई पावर्ड टेलीमेडिसिन है, डायग्नोसिस टूल है, ये ब्रिज कर सकता है ये हमारा जो रूरल हेल्थ केयर का गैप है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस चीज़ को। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ये एआई पावर्ड टेलीमेडिसिन है, जहाँ पर चैटबॉट्स वगैरह हैं, एआई असिस्टेंट्स है, जहाँ पर लोगों को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है। तो इस डायग्नोसिस के वजह से जिस गांव के अंदर, आपको पता है कि गांव के अंदर हॉस्पिटल्स वैसे भी बहुत कम है, तो जो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर नहीं है गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर ये एआई पावर बोट क्या कर रहे हैं कि उस गांव के अंदर एक वर्चुअल डॉक्टर के रूप में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का हेल्थ केयर का गैप है ना वो कहीं ना कहीं ब्रिज हो पा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये प्रोवाइड करते हैं गांव के लोगों को कंसल्टेशन, उनके क्रोनिक डिसीजेस को मॉनिटर करते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल ना होने की वजह से भी लोग जो है वो प्रॉपर एक डॉक्टर की तरह क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे भारत के अंदर आप देखोगे तो एआई का यूज़ हो रहा है चैटबॉट के माध्यम से, ठीक है। अब आते हैं अर्ली डिसीज डिटेक्शन। अब अर्ली डिसीज डिटेक्शन में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो एआई है ना, ये भारत के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर ही अगर देखोगे तो इनके पास
बहुत सारी ऐसी बोल सकते हो कि ट्रेंड फैसिलिटीज़ होती है जिसकी मदद से ये अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ बीमारियों को, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायबिटीज़ हो गया या फिर कैंसर हो गया। जब ये अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, मतलब किसी पर्सन को पहले से ही पता लग जाएगा कि भैया इनको ये बीमारी होने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंटिव इंटरवेंशन ले सकते हो, जिसकी वजह से इंडिया का मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखो अभी तक हमने दो तरीके पढ़े जहाँ पर भारत में एआई का यूज़ किया जा सकता है हेल्थ केयर में। सबसे पहला कि हमें पता है कि हमारे गाँव के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का वो नहीं है, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम एआई टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एक एआई असिस्टेंस होगा जो लोगों के क्रोनिक डिसीज को मॉनिटर करेगा, कंसल्ट करेगा, जिसकी वजह से लोग अच्छे वे में उससे डिस्कस करके अपने बीमारियों का इलाज जो है वो पा सकते हैं। फिर आता है कि अर्ली डिसीज डिटेक्शन, यानी कि इंडिया के अंदर जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारियों को एआई की मदद से अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है और इनको रोकने के लिए हम अपने प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जिससे कि मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कम हो सकता है। फिर हमारा आता है पेंडेमिक मैनेजमेंट। पेंडेमिक मैनेजमेंट क्या होता है कि जो हमारी कोविड-19 थी ना, उस टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारे कांटेक्ट हो रहे थे किसके साथ, उस चीज़ को ट्रेस करना, मॉनिटर करना पेशेंट को और एक्सेलरेट करना वैक्सीन के रिसर्च को, ये सारे काम उस टाइम पर एआई ने किए। तो एआई क्या कर सकता है कि जो पेंडेमिक मैनेजमेंट है ना, इसको भी कर सकता है। तो ये भी हमने देखा था पेंडेमिक में, जो कोविड-19 था, तो उसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डेटा हेल्थ एनालिटिक्स। इसमें क्या पता लगता है कि जो हमारा एआई है ना, ये क्या करता है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जॉब को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है, क्योंकि ये जो हेल्थ के ट्रेंड हैं उनको, जो हेल्थ के ट्रेंड्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज कर सकता है, ट्रेंड को एनालाइज कर सकता है, टारगेटेड प्लान बना सकता है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को लेकर के, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर एआई का यूज़ करके एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं लोगों के लिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इनके सेवरल स्टार्टअप्स ने क्या किया है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को लेवरेज किया है विद द एआई, जिसकी वजह से जो डायग्नोसिस सर्विस है वो इम्प्रूव हो गई है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट इम्प्रूव हो गई है और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो गया है। अब इसके अलावा प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स लोगों ने क्या करे हैं देखे हैं, जहां पर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव और एआई ने लेवरेज करके अच्छा करा हुआ है, जो कि सिग्नल करता है कि हमारे इंडिया के अंदर हम एआई के इस्तेमाल से अपने हेल्थ केयर के इकोसिस्टम को अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एआई इन हेल्थ केयर के बारे में ये पता लगता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, यानी कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस एआई का, उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। देखो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हमें पता लगेगा कि ये जो हमारा हेल्थ केयर है ना, ये प्रॉमिस करता है विद द पोटेंशियल एडवांसमेंट इन अ एरिया लाइक जीनोमिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड वेरिएबल हेल्थ डिवाइसेस एंड प्रिसिजन सर्जरी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एआई का यूज़ करते हैं अपने हेल्थ केयर के अंदर, तो इसके वजह से हमारे कुछ सेक्टर हैं जैसे कि जीनोमिक्स हो गया, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गया, वेरिएबल हेल्थ डिवाइस हो गया या फिर प्रिसिजन सर्जरी हो गया, इसके अंदर एडवांसमेंट देखने को मिलेगी और हमारी जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। हालांकि अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन विद द टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, इनकी वजह से हम डेटा को अच्छे तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी के रूप में इन्हेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी इन्हेंस कर सकते हैं, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। कलेक्टिव इफर्ट बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक, यानी कि अगर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिक सभी मिलकर के कलेक्टिव इफर्ट लेकर के आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्केलेबल, एथिकल एंड पेशेंटल सेंट्रल एआई सोल्यूशन जो है वो लेकर के आ सकते हैं। अब ये हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट था। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसने पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। जहां पर आप देखोगे कि डायग्नोसिस इंप्रूव हो गई है, ट्रीटमेंट इंप्रूव हो गई है, रिसर्च इंप्रूव हो गई है और हमारा ऑपरेशनल इफिशिएंसी भी बढ़ गई है। इसके इंटीग्रेशन से, मतलब कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके इंटीग्रेशन से हमें पता लगता है कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो इन्हेंस हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ गई है और पर्सनलाइज केयर जो जैसी जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ गई हैं और हेल्थ केयर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। हालांकि आप देखोगे तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि प्राइवेसी का हो गया, बायसनेस का हो गया, एथिकल कंसिडरेशन का हो गया और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का हो गया। अगर हम इनको पूरी तरीके से एड्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि इस एआई का यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा।
इन इंडिया एआई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ केयर के अंदर, जहां पर वो मैनेज करती है पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को, इन्हेंस करती है ओवरऑल क्वालिटी केयर को और कॉम्बैट करती है एआई विद द ह्यूमन एक्सपर्टीज को। अगर हम एआई को और ह्यूमन एक्सपर्टीज के इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करते हैं तो हम एक रोबुस्ट यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लेकर के आ सकते हैं और इनोवेटिव पॉलिसी और हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू हम इंडिया को क्या कर सकते हैं या फिर अपने हेल्थ सेक्टर को रेजिलिएंट बना सकते हैं, पेशेंट फोकस बना सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू अपने इंडिया या पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम को फ्यूचर के लिए हेल्थियर कर सकते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन है जो कि आप पढ़ सकते हो एंड ये था हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ केयर के ऊपर था। याद रखना कि यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मात्र आपको 300 वर्ड का ही ऐसे लिखना है ना, लेकिन यहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब चीज़ें आप पढ़ोगे तभी एग्जाम में जाकर के आप रिकॉल कर पाओगे। तो इतना पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगता है या फिर आई एम 100% श्योर कि आप 300 वर्ड का जो ऐसे है वो डेफिनेटली लिख पाओगे। तो कैसा रहा ये सेशन, कैसी रही ये क्लास, आप फीडबैक के अंदर बता सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट के अंदर बता सकते हैं एंड जो भी आपको लगता है जैसा भी आपको फील होता है आप ऑनेस्ट ओपिनियन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।